नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मेरा नाम है प्रद्युम्न शर्मा। जनमत में आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पूर्वोत्तर के दौरे पर रहे। इस दौरान पीएम मोदी ने पूर्वोत्तर को कई बड़ी सौगातें भी दी हैं। मणिपुर पहुंचने पर पीएम मोदी का जोरदार स्वागत हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को देखते हुए राज्य में सुरक्षा व्यवस्था बेहद ज्यादा सख्त की गई थी। तो उधर जनता का पीएम मोदी के दौरे को लेकर उत्साह बहुत ज्यादा देखने को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मणिपुर के चुराचांदपुर और इंफाल पहुंचकर चुराचांदपुर में 7,300 करोड़ और इंफाल में 1,200 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की शिलान्यास और उद्घाटन भी किए। बता दें कि मणिपुर में मई 2023 में हिंसा भड़कने के बाद पीएम मोदी का यह पहला दौरा है। इंफाल पहुंचे पीएम मोदी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि आज भी मणिपुर के अनेक स्थानों पर देश के अलग अलग हिस्सों में मां भारती की रक्षा में जुटी हुई हैं। सभी ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने भारत की सेना के सामर्थ्य को देखा। हमारे सैनिक ने ऐसा कहर बरपाया कि पाकिस्तान की सेना त्राही त्राही करने लगी। भारत की सफलता में मणिपुर के भी अनेक वीर बेटे बेटियों का शौर्य शामिल रहा। सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से क्या कुछ कहा गया। इसी साथियों, आज भी मणिपुर की अनेक संतानें देश के अलग अलग हिस्सों में मां भारती की रक्षा में जुटी है। अभी ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने भारत की सेना के सामर्थ्य को देखा है। हमारे सैनिकों ने ऐसा कहर बरपाया कि पाकिस्तान की सेना त्राही त्राही करने लगी। भारत की सफलता में मणिपुर के भी अनेक वीर बेटे बेटियों का शौर्य शामिल है। ऐसे ही हमारे एक जांबाज शहीद दीपक चिंगखम के शौर्य को मैं आज नमन करता हूं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उनका बलिदान देश हमेशा याद रखेगा। साथियों, मुझे याद है कि साल 2014 में जब मैं यहां आया था तब मैंने एक बात कही थी। मैंने कहा था कि मणिपुरी संस्कृति के बिना भारतीय संस्कृति अधूरी है और मणिपुर के खिलाड़ियों के बिना भारत के खेल भी अधूरे हैं। मणिपुर का नौजवान तिरंगे की शान के लिए जी जान से जुटने वाला नौजवान है। साथियों, भूपेंद्र भारत की एकता और अखंडता के महान नायक थे। दशकों पहले जब नॉर्थ ईस्ट उपेक्षा का शिकार था, नॉर्थ ईस्ट को हिंसा और अलगाववाद की आग में जलने के लिए छोड़ दिया गया था, तब भूपेंद्र उस मुश्किल समय में भी भारत की एकता को ही आवाज देते रहे। उन्होंने समृद्ध पूर्वोत्तर का सपना देखा था। उन्होंने प्रकृति के अद्भुत सौंदर्य में बसे पूर्वोत्तर के लिए गीत गाए थे। उन्होंने असम के लिए गीत गाया था, नाना जाति उपजाति रहोनिया कुष्टी आकू वाली लोई होई शिल सृष्टि ऐ मोर अहोम देश। जब हम ये गीत गुनगुनाते हैं तो हमें हमारे असम की विविधता पर गर्व होता है। हमें असम की सामर्थ्य और क्षमता पर गर्व हो। इस क्षेत्र की संस्कृति और परंपराएं, यहां की विविधता और वाइब्रेंसी भारत का बहुत बड़ा सामर्थ्य है
और मणिपुर के तो नाम में ही मणि है। ये वो मणि है जो आने वाले समय में पूरे नॉर्थ ईस्ट की चमक को बढ़ाने वाली है। भारत सरकार का निरंतर प्रयास रहा है कि मणिपुर को विकास के रास्ते पर तेजी से आगे ले जाएं। इसी कड़ी में मैं आज यहां आप सभी के बीच आया हूं। थोड़ी देर पहले इसी मंच से करीब 7,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास हुआ है। ये प्रोजेक्ट मणिपुर के लोगों की, यहां हिल्स पर रहने वाले ट्राइबल समाज की जिंदगी को और बेहतर बनाएंगे। ये आपके लिए हेल्थ और एजुकेशन की नई सुविधाओं का निर्माण करेंगे। मैं मणिपुर के आप सभी लोगों को, चुरा चांदपुर के लोगों को इन परियोजनाओं के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। फ्रेंड्स, वेदर इट इज द फ्रीडम मूवमेंट और नेशन बिल्डिंग, the people of Mizoram have always come forward to contribute. The ideals of people like Lalnu Ropai Lianji and Pasaltha Khuangchera continue to inspire the nation. Sacrifice and service, courage and compassion, these values are at the center of Mizo society. Today, Mizoram is playing an important role in India's development journey. Friends, this is a historic day for the nation, particularly for the people of Mizoram. From today, Aizawl will be on India's railway. इस क्षेत्र की संस्कृति और परंपराएं, यहां की विविधता और वाइब्रेंसी भारत का बहुत बड़ा सामर्थ्य है। और मणिपुर के तो नाम में ही मणि है। ये वो मणि है। तो जनमत में आगे बढ़ लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत मां हीराबेन मोदी की छवि बिगाड़ने वाले एक डीफेक वीडियो को लेकर दिल्ली पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई कर दी है। दरअसल बीजेपी की शिकायत पर कांग्रेस और कांग्रेस आईटी सेल के खिलाफ नॉर्थ एवेन्यू थाने में एफआईआर दर्ज कर दी गई है। ये शिकायत बीजेपी दिल्ली चुनाव प्रकोष्ठ के संयोजक संकेत गुप्ता ने दी थी। उन्होंने ये आरोप लगाया था कि 10 सितंबर 2025 को शाम 6:12 पर कांग्रेस के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल INC बिहार से प्लेटफॉर्म X पर एक AI जनरेटेड फर्जी वीडियो जारी किया गया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां की छवि को अपमानजनक तरीके से दिखाया गया। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी शिकायत में यह भी कहा कि ये वीडियो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने के लिए ही नहीं है, बल्कि एक महिला की गरिमा और मातृत्व को भी लगातार घोर अपमान करता है। बीजेपी ने इस राजनीति की सीमा से बाहर जाकर किसी के व्यक्तिगत जीवन और उसके परिवार पर हमला करार दिया है। जांच चल रही है।
मणिपुर की राजधानी इंफाल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की को पदभार संभालने पर बधाई दी है। पीएम मोदी ने कहा कि नेपाल भारत का करीबी मित्र देश है और 140 करोड़ भारतीयों की ओर से कार्की को शुभकामनाएं दी जाती हैं। उन्होंने इस महिलाओं के सशक्तिकरण का उत्कृष्ट उदाहरण बताया और कहा कि उनका नेतृत्व नेपाल में शांति, स्थिरता और समृद्धि की दिशा में मार्ग प्रशस्त करेगा। पीएम मोदी ने मणिपुर के लोगों के जज्बे की सराहना करते हुए कहा कि ये राज्य हौसलों और मेहनत की धरती है। उन्होंने मणिपुर में जारी विकास कार्य और शांति प्रयासों के महत्व पर भी जोर दिया है। इस अवसर पर पीएम मोदी ने नेपाल के युवाओं की तारीफ की, जिन्होंने स्थिर माहौल के बावजूद लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान किया और शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। सुशीला कार्की ने शुक्रवार रात शपथ ग्रहण कर नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला है। उनकी नियुक्ति के बाद आपको बता दें कि पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के 4 दिन बाद हुई है। ओली सरकार के खिलाफ राष्ट्रव्यापी जनाक्रोश और भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। प्रधानमंत्री बनने के बाद कार्की ने कहा कि उनका प्राथमिक कार्य नेपाल में हिंसा और अशांति के बाद व्यवस्था बहाल करना होगा। उन्होंने मार्च 2026 तक राष्ट्रीय चुनाव कराने की तैयारी करने के निर्देश भी दे दिए हैं। हाल ही के वर्षों में नेपाल में जेनजी प्रदर्शनकारियों ने देश भर में विरोध प्रदर्शन किया था, जो शुरुआत में शांतिपूर्ण रहा, लेकिन धीरे धीरे हिंसक रूप लेता गया। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री आवास, राष्ट्रपति भवन, सर्वोच्च न्यायालय और अन्य सरकारी भवनों में आग लगा दी थी। उग्र भीड़ ने राजनीतिक और प्रशासनिक नेताओं के निजी आवासों को भी निशाना बनाया था, लेकिन सुशीला कार्की के शपथ ग्रहण के 1 दिन बाद अधिकांश क्षेत्रों में कर्फ्यू हटा दिया गया और लोगों को धीरे धीरे सामान्य जीवन पर लौटाया गया। सुशीला कार्की नेपाल की पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुकी हैं। न्यायाधीश के रूप में उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक कड़ा रुख अपनाया था, जिससे युवाओं में उनकी लोकप्रियता बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। उन्होंने ये कहा कि उनका नया कार्यकाल लोकतंत्र को मजबूत करने, शासन में पारदर्शिता लाने के लिए और युवाओं के विकास के अवसर सुनिश्चित करने के लिए समर्पित रहेगा। पीएम मोदी ने इस अवसर पर कहा कि कार्की का नेतृत्व महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है और ये भी नेपाल में राजनीतिक स्थिरता और सामाजिक समरसता को बढ़ाने में सहायक होगा। उन्होंने उम्मीद जताई है कि नेपाल का भविष्य उज्जवल होगा और देश विकास के प्रगति की राह पर अग्रसर रहेगा। इम्फाल में आयोजित जनसभा के दौरान पीएम मोदी ने मणिपुर के लोगों से शांति और विकास के मार्ग को अपनाने का आग्रह किया है। आपको ये भी बता दें, उन्होंने कहा कि मणिपुर हौसलों और मेहनत की धरती है और राज्य के लोग सामाजिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इस प्रकार मणिपुर दौरे के दौरान पीएम मोदी ने न केवल नेपाल की नई अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की को बधाई दी है, बल्कि आपको बता दें कि मणिपुर में विकास, शांति और महिलाओं के सशक्तिकरण का संदेश दिया गया। हिमालय की गोद में बसा नेपाल भारत का एक मित्र है, करीबी दोस्त है। हम साझा इतिहास से जुड़े हैं, आस्था से जुड़े हैं, साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। मैं आज नेपाल में अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभालने पर 140 करोड़ भारतवासियों की तरफ से श्रीमती सुशीला जी को हार्दिक बधाई देता हूं। मुझे विश्वास है कि वे नेपाल में शांति, स्थिरता और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेगी। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में सुशीला जी का आना महिला सशक्तिकरण का वह बहुत उत्तम उदाहरण है। मैं आज नेपाल में ऐसे हर एक व्यक्ति की सराहना करूंगा जिसने ऐसे अस्थिरता भरे माहौल में भी लोकतांत्रिक मूल्यों को सर्वोपरि रखा। तो जनमत में अब आगे बढ़ते हैं। नेपाल की राजनीति और सड़कों पर मचे बवाल के बीच बड़ी कार्रवाई हुई है। पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के खिलाफ शनिवार को राजधानी काठमांडू में एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप है कि 8 सितंबर को जब आंदोलन शुरू हुआ था, तब उन्होंने पुलिस को प्रदर्शनकारियों पर हमला करने और ज्यादती के आदेश दिए थे। भारी दबाव के बीच ओली ने 9 सितंबर को पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद वह सेना की सुरक्षा में है। वहीं अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की शनिवार को घायल आंदोलनकारियों से मिलने काठमांडू के अस्पताल पहुंची। उन्होंने शुक्रवार को ही शपथ ली थी और मार्च 2026 तक संसदीय चुनाव कराने की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है। लगातार
6 दिनों तक हुई हिंसा झेलने के बाद इलाके में कर्फ्यू फिलहाल हटा दिया गया है। हालांकि 6 जगहों पर अब भी कर्फ्यू है। प्रशासन ने 5 से अधिक लोगों के जुटने, धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल, जुलूस और सभा पर 2 महीने तक रोक लगा दी है। जैजी नेताओं ने यह साफ कर दिया कि वे सरकार में शामिल नहीं होंगे, लेकिन सरकार के कामकाज पर सख्त निगरानी रखेंगे। इस बीच राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने संसद भंग करने का ऐलान कर दिया। पूर्व पीएम ओली की पार्टी यूएमएल ने इस फैसले का विरोध करते हुए कार्यकर्ताओं से सड़कों पर उतरने की अपील की। 8 सितंबर को सोशल मीडिया बैन और भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू हुए आंदोलन में अब तक 51 लोगों की मौत हुई है और 1500 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। तस्वीरें साफ तौर पर आप देख सकते हैं। हालांकि 5वें दिन से हिंसा की तीव्रता थोड़ी बहुत कम हुई। हिंसक प्रदर्शन की वजह से नेपाल को होटल इंडस्ट्री को 25 अरब नेपाली रुपए, लगभग 16 अरब भारतीय रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। देश भर में आपको बता दें कि करीब 20 से 25 होटलों को तोड़ दिया गया, लूटा गया, आग के हवाले कर दिया गया है। प्रदर्शनकारियों ने बुधवार को नेपाल के प्रमुख चैनल उसको भी आग के हवाले कर दिया। इससे शुक्रवार को एक बार फिर से उसका प्रसारण शुरू करना पड़ा। वहीं कुछ इलाकों में कर्फ्यू में ढील के बाद भारत नेपाल की खुली सीमा के चलते कई चेक पॉइंट्स में आवाजाही भी शुरू हो गई है। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने नाटो सदस्य देशों को एक पत्र लिखकर चीन पर 50 से 100% तक का आयात शुल्क यानी कि टैरिफ लगाने और रूस से तेल की खरीद पूरी तरीके से रोकने का आह्वान किया है। ट्रंप का यह कहना है कि यह कदम युद्ध को खत्म करने और रूस पर दबाव बनाने में निर्णायक साबित होगा। ट्रंप ने यह भी साफ कह दिया कि रूस यूक्रेन युद्ध उनकी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि युद्ध मौजूदा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का है। उन्होंने दोहराया कि अगर वह राष्ट्रपति होते तो युद्ध कभी शुरू ही नहीं होता। आपको यह भी बता दें कि ट्रंप ने अपने पत्र में लिखा कि मैं रूस पर बड़े प्रतिबंध लगाने के लिए तैयार हूं, लेकिन तब जब सब नाटो देश इस पर सहमत हों और साथ मिलकर कार्रवाई करें। सबसे पहले सभी देशों को रूस से तेल की खरीद पूरी तरीके से बंद करनी होगी। कुछ देश अब भी रूस से तेल खरीद रहे हैं। यह हैरान करने वाली बात है। इससे हमारी सौदेबाजी कमजोर पड़ती है। ट्रंप ने कहा कि नाटो की जीत तभी संभव है जब सदस्य देश मिलकर एकजुट कदम उठाएं। उन्होंने इस युद्ध को बेवजह और खौफनाक बताते हुए कहा कि इससे हजारों जानें जा सकती हैं और दुनिया का आर्थिक संतुलन बिगड़ रहा है। ट्रंप ने अपने पत्र में एक बड़ा प्रस्ताव रखा। उन्होंने लिखा है कि अगर नाटो देश यानी कि चीन पर 50 से 100% तक का टैरिफ लगाते हैं, रूस यूक्रेन युद्ध खत्म होने के बाद उसे हटा लें, तो यह युद्ध को रोकने में सबसे अहम हथियार साबित हो सकता है। उनका तर्क है कि चीन की रूस पर आर्थिक और रणनीतिक पकड़ है। सख्त टैरिफ से चीन पर दबाव बढ़ेगा और रूस को समर्थन देने की उसकी क्षमता कमजोर हो जाएगी। ट्रंप ने इस पत्र में खुद को युद्ध से अलग करते हुए कहा कि उनके द्वारा यह बताया गया कि यह ट्रंप का युद्ध नहीं है। अगर तब मैं राष्ट्रपति होता तो यह युद्ध कभी शुरू ही नहीं होता। यह युद्ध जो बाइडेन और जेलेंस्की के बीच का है। मैं सिर्फ इसे रोकने और जान बचाने की कोशिश कर रहा हूं। उन्होंने दावा किया है कि सिर्फ पिछले हफ्ते ही 7118 लोग मारे गए हैं। इसे उन्होंने पागलपन करार दिया है। ट्रंप का यह भी कहना है कि युद्ध जारी रहने से न केवल रूस और यूक्रेन बल्कि पूरी दुनिया को बहुत ज्यादा नुकसान भी उठाना पड़ेगा। आपको बता रहे हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से यूरोप को बहुत ज्यादा आर्थिक नुकसान हो रहा है। ऊर्जा संकट लगातार गहरा रहा है और रूस से गैस तेल की आपूर्ति रुकने से कई देशों की अर्थव्यवस्था पर इसका गहरा असर पड़ रहा है। अमेरिका भी यूक्रेन को अरबों डॉलर की सैन्य और आर्थिक सहायता दे चुका है, जिस पर घरेलू स्तर पर आलोचना हो रही है। ट्रंप पहले भी कह चुके हैं कि वे राष्ट्रपति बने तो रूस यूक्रेन युद्ध को 24 घंटे में खत्म कर देंगे। उनका ताजा पत्र आने वाले अमेरिकी चुनावों में उनकी विदेश नीति को लेकर बहस की ओर तेज करेगा। ट्रंप का यह प्रस्ताव नाटो के लिए एक बड़ी चुनौती होगा। एक तरफ वो रूस के खिलाफ एकजुट मोर्चा बनाने की बात कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ चीन को भी टारगेट कर रहे हैं। चीन पर टैरिफ लगाने से वैश्विक व्यापार और सप्लाई चेन पर इसका बड़ा असर पड़ेगा। यह कदम रूस पर अप्रत्यक्ष दबाव बनाएगा, लेकिन यूरोप और एशिया के कई देशों की अर्थव्यवस्था पर भी चोट करेगा। ट्रंप का यह बयान दिखाता है कि वे बाइडेन की नीति से पूरी तरीके से अलग हैं और अलग राह अपनाना चाहते हैं। जो बाइडेन सरकार सीधे सैन्य और आर्थिक मदद के जरिए यूक्रेन का समर्थन कर रही थी, वही ट्रंप आर्थिक प्रतिबंधों और अंतर्राष्ट्रीय दबाव से युद्ध खत्म करने की कवायद कर रहे हैं। भारतीय सेना ने भविष्य के युद्ध की तैयारी के लिए एक विशेष युद्ध अभ्यास किया है। इस युद्ध अभ्यास का नाम सियोर प्रहार रखा गया है,
जिसमें सेना ने ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल कर युद्ध की रणनीति और क्षमता का अभ्यास किया। यह अभ्यास न केवल सेना की तैयारी को परखने के लिए था, बल्कि दुनिया को यह संदेश देने के लिए भी था कि भारत युद्ध के हर पैमाने पर पूरी तरीके से तैयार है। वास्तव में अरुणाचल प्रदेश के दुर्गम क्षेत्रों में भारतीय सेना ने 1-2 दिन तक एक्सरसाइज सियोम प्रहार का सफल आयोजन किया है। यह एक महत्वपूर्ण फील्ड ट्रेनिंग अभ्यास था, जिसका उद्देश्य आधुनिक सामरिक अभियानों में ड्रोन तकनीक के प्रयोग को परखना था। इस अभ्यास का नाम सियोम नदी के नाम पर रखा गया, जो आपको बता दें कि प्रदेश में बहती है और ब्रह्मपुत्र नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। दरअसल गुवाहाटी में रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह बताया कि युद्ध भूमि जैसी प्रताप परिस्थितियों में आयोजित ये अभ्यास ऑपरेशनल तैयारी में एक बड़ा कदम है। ड्रोन तकनीक का प्रयोग न केवल निगरानी और टोही कार्यों तक सीमित रहा, बल्कि लक्ष्य पहचान और सटीक हमले तक विस्तार हुआ है। इससे यह साफ हो गया कि ड्रोन भविष्य की लड़ाइयों में युद्ध क्षमता को एक नई दिशा देने वाला होगा। इस अभ्यास का मुख्य फोकस नई टैक्टिक्स, टेक्निक्स और टीटीपीज विकसित करना और उनकी वैधता सिद्ध करना था। इसमें ड्रोन से प्राप्त आंकड़ों को पारंपरिक हथियारों के साथ जोड़ना, संयुक्त लक्ष्य साधने की बात करना, प्रक्रिया को बेहतर बनाना और बदलती युद्ध परिस्थितियों में तुरंत निर्णय लेना शामिल था। वास्तव में इस अभ्यास में आपको बता दें कि यह दर्शाया गया कि पारंपरिक लड़ाकू बलों और नई तकनीकी क्षमताओं के बीच तालमेल और अनुकूलन कितना आवश्यक हो गया है। भारतीय सेना ने सियोम प्रहार के जरिए यह दोहरा दिया कि वह सैन्य नवाचार के अग्रणी मोर्चे पर बनी रहेगी। आधुनिक मानवरहित प्रणालियों और परंपरागत युद्ध कौशल को जोड़कर सेना ने भविष्य की चुनौतियों का सामना करने की अपनी तैयारियों को और मजबूत कर दिया है। इस अभ्यास से ये प्राप्त अनुभव भविष्य में अभियानों में ड्रोन और अन्य तकनीकों को व्यापक इस्तेमाल की राह दिखा देता है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि सियोम प्रहार ने भारतीय सेना की इस प्रतिबद्धता को रेखांकित किया है। तकनीक के दम पर ऑपरेशनल बढ़त सुनिश्चित कर वहीं पूरी तरीके से फ्यूचर रेडी और कॉम्बैट कैपेबल बनी रहेगी। भारतीय सेना ने इस अभ्यास को कुशलता और पूरी तरीके से हर एक पैमाने पर इसका टेस्ट किया है और सफलतापूर्वक इसको अंजाम दिया है। वास्तव में यह अभ्यास ड्रोन तकनीक का आधुनिक युग की युद्ध की कार्रवाइयों में प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। साथ ही यह अभ्यास भविष्य के युद्ध के लिए आपको बता दें कि टीटीपीज के नजरिए पर भी आधारित था। इसमें यह सुनिश्चित किया गया है कि ड्रोन तकनीक को भविष्य की युद्ध रणनीति में पूरी तरीके से सहमत किया जा सकता है। आखिरकार भारत आने वाले युद्ध को लेकर यथार्थ में युद्ध अभ्यास कर रहा है और दुनिया को स्पष्ट संदेश दे रहा है, वह किसी से कम नहीं है। भारत ने ड्रोन तकनीक में खुद को विकसित किया है, जिससे यह साफ हो गया कि बदलते युद्ध परिदृश्यों में भारत पूरी तरीके से तैयार हो गया है। इजरायल और कतर के बीच बढ़ते हुए तनाव ने मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से युद्ध की आहट साफ तौर पर छेड़ दी है। वास्तव में इजरायल ने केवल 72 घंटे में 6 देशों पर अटैक कर दिया। लेबनान, सीरिया, ट्यूनीशिया, यमन और गाजा पट्टी इसमें शामिल बताए गए। इस कार्रवाई के बाद ईरान ने इजरायल को सीधी धमकी दी और कतर की निष्क्रियता पर सवाल उठा दिए। इसी बीच यमन ने इजरायल पर मिसाइल हमला तक कर दिया, जिसे आईडीएफ ने हवा में ही मार गिराया। आईडीएफ ने बताया कि मिसाइल हमले के दौरान कई इलाकों से सायरन बजाए गए। नागरिकों से होम कमांड के सुरक्षा निर्देशों को पालन करने के लिए कह भी दिया गया था। खुशकिस्मती से किसी की हताहत होने की कोई जानकारी नहीं है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने शनिवार तड़के ये बताया कि यमन की ओर से दागी गई मिसाइलों को एयर डिफेंस सिस्टम ने सफलतापूर्वक इंटरसेप्ट कर लिया। मिसाइल के लॉन्च होते ही इजरायल के कई इलाकों में अलर्ट सायरन बजाए गए। प्रारंभिक जांच में पता चलता है कि मिसाइल यमन की दिशा से आगे आ रही थी, लेकिन उसके बाद एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय किए गए और प्रोटोकॉल के अनुसार सुरक्षा सायरन बजाए गए। वास्तव में ये कोई एक घटना नहीं है। बीते हफ्ते ही आईडीएफ ने जानकारी दी थी कि उसकी एयरफोर्स ने यमन के दागे गए कम से कम 10 ड्रोन को इंटरसेप्ट किया था। बीते रविवार को एक हूती ड्रोन ने रेमन एयरपोर्ट पर अटैक किया, जिसके कारण एयरपोर्ट को 2 घंटे तक बंद करना पड़ा। हमले में कोई भी पैसेंजर घायल नहीं हुआ, लेकिन पैसेंजर टर्मिनल को नुकसान पहुंचा। फिलहाल आपको ये भी बता दें कि इसके अलावा कई लोगों को शॉक के लिए इलाज के लिए अस्पताल में एडमिट भी कराया गया। एयरपोर्ट पर हुए हमले की शुरुआती जांच में ये सामने आया है कि जिस ड्रोन से हमला किया गया उसे डिफेंस सिस्टम ने
डिटेक्ट कर लिया था, लेकिन हमला शॉर्ट रेंज था और इसी कारण इंटरसेप्शन और वार्निंग सिस्टम तुरंत एक्टिवेट नहीं हो पाए। बाकी ड्रोन को एयरफोर्स यूनिट्स के कोऑर्डिनेशन से मार गिराया गया था। आईडीएफ ने साफ कर दिया है कि इजरायल की सुरक्षा के लिए किसी भी हवाई हमले का खतरा जो है वो लगातार और निर्णायक रूप से दिया जाएगा। सेना ने जोर देकर यह कहा कि नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी हवाई खतरों का मुकाबला किया जाएगा और कोई भी खतरा बर्दाश्त नहीं होगा। दरअसल इस श्रृंखला में हमलों में इंटरसेप्शन के बीच मिडिल ईस्ट की जमीनी और हवाई स्थिति लगातार बदल रही है। पिछले हफ्ते हुए ड्रोन और मिसाइल हमले से यह स्पष्ट हो गया कि सुरक्षा बल सतर्क है और किसी भी संभावित खतरे को समय रहते ही नष्ट किया जा सकता है। आईडीएफ का यह कदम न केवल आक्रामकता को कम करता है बल्कि नागरिकों की सुरक्षा की दिशा में एक अहम भूमिका निभाता है। इस ताज़ा घटनाक्रम ने इजरायल की एयर डिफेंस क्षमताओं तैयारियों को उजागर किया। कई देशों पर हमले और जवाबी कार्रवाई के बीच क्षेत्रीय तनाव को जिस तरीके से वो बढ़ रहा है, इजरायल ने स्पष्ट कर दिया कि किसी भी हवाई खतरे का जवाब देने में वो बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेगा। मिडिल ईस्ट में ये तनाव अब पूरे क्षेत्र के लिए चिंता का बहुत बड़ा विषय बन गया है। इजरायल, यमन और अन्य देशों के बीच ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संघर्ष संभावित बड़े सैन्य संकट की तरफ इशारा करता है। आईडीएफ लगातार अपनी सतर्कता बनाए हुआ है और नागरिक सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। अब एक गुड न्यूज आपको बताते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप का मैच होने जा रहा है। ये साधारण खेल नहीं है बल्कि ये उस पुराने संघर्ष की याद दिलाने वाला मुकाबला है जिसमें भारत उसी पाकिस्तान के खिलाफ मैदान में उतरेगा जिसके खिलाफ इस साल युद्ध का सामना होना था। वास्तव में पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की पीड़ा आज भी हमारे दिलों में ताजा है। निर्दोष हिंदू नागरिकों से धर्म पूछकर उनकी निर्मम हत्या कर दी गई थी। भारत ने इस हमले के जवाब में ऑपरेशन सिंदूर चलाया जिसमें सीमा पर पाकिस्तान समर्थित आतंकियों को कड़ा सबक सिखाया गया। दरअसल जब ये संघर्ष पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ उसी समय क्रिकेट के मैदान पर पाकिस्तान को बढ़ावा दिया जा रहा है। क्या ये हमारी संवेदनाओं के साथ न्याय है? क्या ये देश के सम्मान का अपमान नहीं है? सवाल ये भी है, क्या खेल इस स्तर तक पहुंच गया है कि जवानों की कुर्बानी और नागरिकों की आहुति की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण बन गया है? वास्तव में खिलाड़ी, अभिनेता और खेल प्रेमी केवल दर्शक बनकर बैठ नहीं सकते। जब देश की नैतिकता और सम्मान पर सवाल उठता है, क्या उनके लिए जिम्मेदार ये नहीं बन जाती कि वह इस जघन्य कृत्य के खिलाफ खड़े हो जाएं? क्या पाकिस्तानियों के साथ मैदान साझा करने उनकी खून की राजनीति को सामान्य ठहराना नहीं बनता है? भारत पाकिस्तान मैच की पैरवी करने वाले तथाकथित खेल प्रेमियों से एक प्रश्न जरूर ये पूछा जाएगा, क्या उन्होंने पहलगाम में मारे गए निर्दोष हिंदुओं के खून को भुला दिया है? क्या वे भूल गए हैं पाकिस्तान ने वर्षों से भारत पर हमले किए हैं और आतंकवाद को पनाह दी है? क्या ऑपरेशन सिंदूर में भारत द्वारा दिए गए कड़ा जवाब अब उनके जहन से हट गया है? अब सवाल यह भी है, हम कब तक उस देश के साथ खेल का मैदान साझा करेंगे जो हर समय भारत विरोधी साजिशें रचा करता है, जो धर्म, संस्कृति, राष्ट्रीयता के खिलाफ जहर फैलाता है? इसलिए हम हर हिंदू और हर भारतीय से आह्वान करते हैं कि इस मैच का बहिष्कार करें। ये केवल खेल नहीं है, ये देश के सम्मान और नैतिकता का प्रश्न है। वास्तव में नफरत और आतंक के खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा। देश पहला है, खेल बाद में है। इस बीच आपको बता रहे हैं कि मैच का बहिष्कार हर हिंदू की नैतिक कर्तव्य की जिम्मेदारी बन जाता है। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने खबर देखी, ये जो गुड न्यूज़ हमने आपको बताई ये सिर्फ इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए थी, ना कि पूरे भारत के लिए। अब असली गुड न्यूज़ क्या है वो भी आप सुनिए। दरअसल आपको हम ये भी महत्वपूर्ण जानकारी बता रहे हैं कि भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग नई ऊंचाई पर पहुंचने वाला है। दोनों देशों के बीच 6 अतिरिक्त P-8-1 मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट की डील लगभग फाइनल हो चुकी है। ये डील करीब $4 अरब की है और इसे अंतिम रूप देने के लिए 16 से 19 सितंबर के बीच अमेरिकी डेलीगेशन दिल्ली पहुंचेगा। इसमें यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, बोइंग, NIPO, PMA 290 और DSCA के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। भारतीय नौसेना के पास फिलहाल 12 P-8-1 एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। नए 6 एयरक्राफ्ट मिलने के बाद नौसेना की ताकत दोगुनी हो जाएगी। इंडियन ओशियन रीजन IOR ने बढ़ती चीन की नौसैनिक गतिविधियों को देखते हुए ये बहुत बड़ा कदम उठाया है और इसको काफी अहम माना जा रहा है। आपको बता दें कि एयरक्राफ्ट से भारत की निगरानी और एंटी सबमरीन वॉरफेयर क्षमता से बड़ा इजाफा होगा। इस डील में
आपको बता दें कि ये साफ संदेश दिया गया है कि भारत लगातार अपनी सैन्य क्षमता को अपग्रेड कर रहा है और न केवल क्षेत्रीय बल्कि वैश्विक शक्ति बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। हाल के वर्षों में भारत की मिसाइल शक्ति, ड्रोन क्षमता और नौसैनिक लगातार बढ़ रहे हैं। यही वजह है कि अमेरिकी जैसी महाशक्तिशाली देश भारत के साथ डिफेंस कॉरपोरेशन को प्राथमिकता दे रहा है। भारत लगातार आगे बढ़ रहा है, शक्तिशाली हो रहा है, विश्व की भारत की ताकत हो रही है और मजबूत। गौरतलब है कि हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर हाई टैरिफ लगाए थे। कयास लगाए जा रहे हैं कि इससे रक्षा सौदे पर असर पड़ेगा, लेकिन सूत्रों का ये कहना है कि इस डील पर कोई भी असर नहीं पड़ रहा। फरवरी में पीएम नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्र यात्रा के दौरान जारी जॉइंट स्टेटमेंट में ही ये साफ कर दिया था कि यह डील लगभग फाइनल है। भारत ने पहली बार 2008 में 8P-81 एयरक्राफ्ट खरीदे थे। इसके बाद 2016 में 4 और एयरक्राफ्ट शामिल किए गए। नौसेना ने कुल 10 और एयरक्राफ्ट की मांग की थी, जिसमें से 2019 में 6 को मंजूरी दे दी गई थी। मई 2021 में अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने हरी झंडी दे दी थी। P-81 की सबसे बड़ी खासियत है कि लंबी दूरी की निगरानी और गहरे समुद्र में पनडुब्बियों को खत्म करने की इसकी क्षमता इसको बहुत आगे लेकर जाती है। 41,000 फीट की ऊंचाई से उड़ान भरने और एक सॉटी में 8,300 किलोमीटर तक उड़ान का दम, 11 हाई पॉइंट्स जिन पर एंटी शिप मिसाइल, क्रूज मिसाइल, टॉर्पीडो और ASW 4 लगाए जा सकते हैं। नौसेना को 2029 तक 31 MO-9B ड्रोन मिलेंगे, जो इंडियन ओशियन रीजन में रियल टाइम निगरानी को और ज्यादा सटीक बनाएंगे। वर्तमान में इस क्षेत्र में 50 से अधिक नोवल वेसल और 20,000 मर्चेंट शिप मौजूद हैं। P-81 और MQ-9B ड्रोन का कॉम्बिनेशन भारतीय नौसेना को नई रणनीति ऊंचाई पर लेकर जाएगा। इससे न सिर्फ हिंद महासागर क्षेत्र बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक ने भारत की मजबूती देखी है। आज भारत की छवि रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर और निर्णायक भूमिका निभाने वाले देश की बन रही है। यही वजह है कि दुनिया मान भी रही है। तो फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।